Alright, class. आज हमारे पास we have another lecture for the chapter support and movement. तो अगर एक क्विक ओवरव्यू हम करें कि हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने इसके स्टार्ट से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट से ये पढ़ा है कि मूवमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी सपोर्ट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से होता है, क्यों होता है, किन किन टाइप्स का होता है। एग्जाम्पल्स कुछ हमने पढ़ी है ह्यूमंस के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। सपोर्ट इन प्लांट्स हमारे पास हमारा पहला टॉपिक था कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड होता है। तो प्लांट के अंदर हमारे पास यंग स्टेम जो होती है और जो ओल्ड स्टेम होती है, उन दोनों के अंदर डिफरेंट तरीके से हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट हमारे पास एनाटॉमिकल अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट टिश्यूज की हो गई, डिफरेंट सेल्स की हो गई, उनकी अरेंजमेंट और उनकी अरेंजमेंट हमारे पास इस तरीके से की गई होती है प्लांट्स के अंदर कि वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो हमारे पास लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील के नाम से। हमारे पास टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा के, उस हमारे पास एपिडर्मिस में भी होते हैं, कॉर्टेक्स में भी होते हैं और पिथ के अंदर भी होते हैं। हमारे पास हमने टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ा, हमने कॉलन कायमा के बारे में पढ़ा कि वो किस टाइप का टिश्यू होता है, हमने स्क्लेरन कायमा के बारे में पढ़ा। स्क्लेरन कायमा के भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी, हमने फाइबर्स पढ़े और स्क्लेरिड्स पढ़े। फाइबर्स के अंदर हमने स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स की बात करी। ट्रैकेट्स भी हमने पढ़े और वेसल्स भी हमने पढ़े। ओके, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेकेंडरी टिश्यूज एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये तो जो हमने पीछे टिश्यूज पढ़े थे सारे प्राइमरी टिश्यूज थे जो कि मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कराने के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ टिश्यूज आते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज और उनकी कोई ना कोई प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंस होती है। सेकेंडरी टिश्यूज हमारे पास वो टिश्यूज होते हैं जो कि विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टम, vascular cambium and cork cambium during secondary growth, which takes place in a number of vascular plants. Spermopsids, it occurs in all gymnosperms. Many dicot angiosperms undergo secondary growth, but very few monocot plants. Okay. हमारे पास इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ टिश्यूज होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर वो ग्रो करते हैं। प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ फेज जो हमारे पास आता है, उस ग्रोथ फेज के अंदर वो टिश्यूज हमारे पास ग्रो करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो टिश्यूज जो होते हैं वो लैटरल मेरिस्टम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दो हमारे पास एरियाज हैं या फिर टिश्यूज हैं। इन दो टिश्यूज के मदद से हमारे पास जो है हमारे पास सेकेंडरी टिश्यूज भी ग्रो होना शुरू होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये है कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उन सब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद होती है और कुछ हमारे पास एंजियोस्पर्म्स भी हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सबसे पहली चीज हमारे पास है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम हमारे पास कौन सा टिश्यू होता है? वैस्कुलर कैम्बियम हमारे पास सबसे पहले अपीयर होता है कहाँ पे? बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, fascicular cambium. Then few cells of each medullary ray lying in line with fusiform initials become meristematic to form interfascicular cambium. The two cambium combine to form a ring of meristematic tissue called vascular cambium. अच्छा जी, वैस्कुलर कैम्बियम हमारे पास कहाँ बनता है? जो हमारे पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है, उन दोनों टिश्यूज या फिर वेसल्स के दरमियान जो हमारे पास टिश्यू ग्रो होना शुरू होता है उसे हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम हमारे पास उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो बनना शुरू होता है, जब वो अपने शुरू के स्टेजेस में होता है और जब वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ग्रो कर रहा होता है, तो उसका नाम होता है फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होता है उसका नाम, या फिर उसको हम फैसिक्युलर कैम्बियम भी कहते हैं। वैसिक्युलर कैम्बियम नहीं, फैसिक्युलर कैम्बियम उसे हम कहते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो मेड्यूला, प्लांट का जो मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पिथ, मेड्यूला के अंदर से कुछ सेल्स हमारे पास आते हैं। वो हमारे पास फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स जो बन रहे होते हैं जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, उनके साथ जाके वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। वो हमारे पास उनके साथ आके ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे पास मेड्यूला के जो कुछ सेल्स होते हैं वो जाके इन सेल्स के साथ जाके जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे पास यहाँ पे एक और कैम्बियम बन जाता है जिसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो अब हमारे पास टोटल दो कैम्बियम हो गए, एक फेसिकुलर कैम्बियम और एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
ये दोनों कैम्बियम हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में मिलके, दोनों रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस रिंग स्ट्रक्चर को हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, वो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम कहलाया जाता है। Vascular cambium cuts off new cells inside as well as outside. The cells formed inside give rise to secondary xylem and the cells formed outside give rise to secondary phloem. अच्छा, वैस्कुलर कैम्बियम जब हमारे पास बनता है तो उसकी मदद से क्या होता है कि अंदर की तरफ जो जो हमारे पास स्टेम है, उस स्टेम के अंदर की तरफ जो होल्स होते हैं, जो सेल्स बन रहे होते हैं, वो जाइलम के बन रहना शुरू हो जाते हैं, और जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनते हैं वो फ्लोएम के बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम किसी उसकी बात करें कि अगर हमारे पास स्टेम को ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमारे पास यूं करके हमारे पास एक चीज होती है, ठीक है, दो ट्यूब्स आ रही होती है पूरी स्टेम के अंदर, एक ट्यूब अंदर की तरफ होती है और दूसरी ट्यूब हमारे पास क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो जो ट्यूब बाहर की तरफ होती है वो हमारे पास फ्लोएम होती है, वो हमारे पास फ्लोएम होती है, और जो ट्यूब अंदर होती है उसे हम कहते हैं जाइलम। ये हमारे पास दो बातें हो गई, ये हमारे पास सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। During the secondary growth, the primary epidermis splits, dries, and falls off to protect the exposed tissues and to increase in diameter. Cork cambium phellogen arises in the cortex. अच्छा, टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज टिश्यू, हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर होता क्या है, जो प्राइमरी एपिडर्मस होता है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लांट्स की या फिर ट्रीज की, वो क्या होती है, वो टूटना शुरू हो जाती है और वो गिरना शुरू हो जाती है हमारे पास। तो अंदर के जो टिश्यूज हैं और उनको एक्सपोज हुए हुए डैमेज से बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी डायमीटर कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस करती है, फेलोजिन अराइजेस इन द कॉर्टेक्स। हमारे पास एक कॉर्क कैम्बियम होता है या फिर फेलोजिन भी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास सेल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उससे हमारे पास ये होता है कि बाहर दोबारा नई एक एपिडर्मिस जनरेट हो सकती है। ये तो था हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। हमारे पास सेकेंडरी कैम्बियम भी एक कोई चीज होती है। सेकेंडरी कैम्बियम हमारे पास होता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास कॉर्क कैम्बियम होता है, बल्कि कॉर्क कैम्बियम और फेलोजिन अपीयर्स व्हेन द लेयर्स ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन टू फॉर्म अ रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कॉर्क कैम्बियम, दूसरा जो हमारे पास कैम्बियम होता है दैट इज कॉर्क कैम्बियम या फिर उसे हम फेलोजिन भी कहते हैं। ये हमारे पास कब बनना शुरू होता है, ये हमारे पास जो हाइपोडर्मल सेल्स की लेयर होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हाइपोडर्मल सेल्स की लेयर दोबारा से डिवाइड होने लगती है हमारे पास। जब वो सेल की लेयर हमारे पास दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, न्यू टिश्यूज जो बन रहे होते हैं उनको कट करना शुरू कर देता है। जो कि हमारे पास नए टिश्यूज बन रहे होंगे हाइपोडर्मल सेल्स, क्योंकि नया दोबारा डिवाइड हो रहा है तो वो नए टिश्यूज बनाएगा। तो वो नए टिश्यूज को कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, उनको नए टिश्यूज को कट कर देता है। और तब जब वहां पे हमारे पास जो बनती है चीजें, वो हमारे पास क्या बनती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म हमारे पास बनता है। वहां हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म बनेगा। तो कॉर्क कैम्बियम से हमारे पास secondary cortex बनता है। The cell cuts of outside are rectangular arranged in radial rows. They are waxy deposition of suberin and become dead. They are called cork tissue or phellem. This functions as a barrier and protects the stem from physical damage and from the pathogens. अब हमारी क्योंकि एक्सटर्नल लेयर्स होती है, हाइपोडर्मल लेयर, वो क्या होती है, रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। लेकिन उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास कॉर्क कैम्बियम आता है, वो उस चीज को रोकता है। और कॉर्क कैम्बियम किस चीज को इनिशिएट करवाता है, कॉर्क कैम्बियम नए टिश्यूज बनवाता है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का हमारे पास काम क्या होता है, वो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है, वैक्स की डिपोजिशन करता है। वैक्स मतलब हमारे पास एक लिक्विड वैक्स का सब्सटेंस होता है, वो उसको डिपॉजिट करवाता है, जिसको हम कहते हैं सुब्यूरिन। सुबेरिन हमारे पास एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारे पास वो लेयर सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सिक्रीट करवाती है। वो लेयर से हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो इलाका है, जो रीजन्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे पास, और वो सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास कॉर्क टिश्यू या फिर फेलम कहलाया जाता है। जो हमारे पास कॉर्क जहाँ पे होता है, सिंस वहां पे हमारे पास ये रिलीज हो रहा होता है सुब्यूरिन, तो वहां पे क्या होता है, वो टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो डेड होने की वजह से फिर वो सख्त हो जाते हैं, सख्त होके वो पेड़ की छाल बना देते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना उर्दू के अंदर सुना होगा, पेड़ की छाल को काट रहे होते हैं,
तो वो पेड़ की छाल बना देते हैं हमारे पास। उससे क्या होता है, पेड़ को एक बैरियर मिल जाता है और पेड़ को डैमेज नहीं हो पाती है। ये हमारे पास कॉर्क कैम्बियम का काम होता है। इन older trees and many chemical and physical changes occur in the rings of the xylem towards the center of the stem. The conducting cells become blocked, parenchyma become blocked. Parenchyma cells die while pigment, resin, and tannins and gums are deposited. When these changes take place, xylem becomes non-functional for transport and emerges a strong supportive component of tree. The part of the ring where these changes have occurred is known as the heartwood, whereas the outer part of the ring, which contains comparatively young tissues, remain functional. Transport considered of the sapwood. Only youngest secondary phloem functions in sugar transport. अच्छा, जब हमारे पास ट्रीज की एज हो जाती है, जब हमारे पास कोई पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है या फिर उसकी एक एज पहुंच जाती है कि बस अब वो पेड़ इतना ज्यादा फंक्शन नहीं कर सकता, तो उस पेड़ के अंदर एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास होता ये है कि बहुत सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। हमारी जो रिंग्स होती हैं जाइलम की, फ्लोएम की और कैम्बियम्स की, उन कैम्बियम्स की रिंग्स के दरमियान हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास द कंडक्टिंग सेल्स बिकम ब्लॉक। हमारे पास जो प्लांट के जो कंडक्टिंग सेल्स होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर लेके जाते हैं, जैसे इंसानों में न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे पास डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो क्या चीज हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और फिर डेड होना शुरू हो जाते हैं। और जो पिगमेंट हमारे पास होता है सेल के अंदर या फिर टिश्यूज के अंदर या फिर प्लांट के अंदर या फिर ट्री के अंदर, वो टिश्यू के अंदर हमारे पास जो पिगमेंट्स हो गए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक्यूमुलेट होने के बाद हमारे पास जो चीज बनती है वो हमारे पास थोड़ी खतरनाक सी बन जाती है। ये हमारे पास क्या चीज होती है, ये सारा का सारा काम जाइलम के अंदर हो रहा होता है। जाइलम के अंदर आके चीजें वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, फुल कार्गोज हमारे पास आके वहां पे जाइलम के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जाइलम के अंदर जब चीज डिपॉजिट हो जाती है तो हमारे पास क्या चीज होगी, ना वाटर का अपटेक होगा ना फिर आयंस का एक्सचेंज होगा, क्योंकि जाइलम का तो काम ही है। जब जाइलम हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, सेल अपने आप अपना फंक्शन आगे नहीं बढ़ा पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, या फिर पेड़ जो है हमारे पास वो मरना शुरू हो जाएगा, पेड़ की डेथ हो जाती है हमारे पास। यही जहाँ पे रिएक्शन हमारे पास होते हैं, ये हार्टवुड के अंदर होते हैं। वो इलाका पेड़ का जो होता है उसे हम हार्टवुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्टवुड ऐसी होती है कि वहां पे अगर कोई असर पड़ेगा हार्टवुड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, जो पूरा का पूरा पेड़ है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो छोटे मोटे हमारे पास जो एरियाज होते हैं जहाँ पे ये चीज अफेक्ट नहीं करती है, उन्हें हम सैपवुड कहते हैं, और वही हमारे पास फंक्शन करवाते हैं बाकी का। In between the cork is the spongy region in the bark with loosely arranged cells have intercellular spaces. The masses of loose cells through which gaseous and water vapor readily pass are known as lenticels. अब हमारे पास कॉर्क के दरमियान, ये सारे के सारे टिश्यूज के दरमियान एक और टिश्यू भी होता है जो कि बहुत ज्यादा परमिएबल होता है हमारे पास, और वो लूजली अरेंज होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज आसानी से डिफ्यूज कर सकती है हमारे पास। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास गैसेस और वाटर वेपर जो होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज आउट और डिफ्यूज इन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इस पार्ट को कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स हमारे पास कौन से पार्ट हुए, वो पार्ट जिनकी हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत पतली होती है, और उसके अंदर से ये चीजें जो है वो आराम से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। ये लेंटिसल्स हमारे पास हो गए। इसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ मीट्स द नीड ऑफ मोर वाटर, मिनरल्स एंड फूड कंडक्शन फॉर ग्रोइंग प्लांट. It also provides the firm support to it by producing new conducting and mechanical tissues. In addition to these, the cambium forms callus on or ground the or around the wound. The parenchymatous tissue are rapidly formed below the damaged surface of the stem roots. जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ से जो टिश्यूज हमारे पास बनते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे, जैसे कैलस हो गया, हमारे पास जो है डिफरेंट टिश्यूज हमारे पास हो गए, कैम्बियम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये बहुत ही जरूरी वेसल्स हमारे पास होती हैं एक प्लांट को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ये हमें न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती हैं, ये हमें फर्म सपोर्ट भी सप्लाई करती हैं, और ये हमारे पास हमारे मैकेनिकल एक्शंस को कंडक्ट भी करवाती है। एनुअल रिंग्स हमारे पास क्या होती है, द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन एक्यूमुलेट सेकेंडरी जाइलम इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रिक लेयर्स एवरी ईयर इन कॉल्ड एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या चीज होती है, हमारे पास जो कुछ तरीके के कुछ टाइप के हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 11 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं,
वो टेम्परेचर के ऊपर क्या चीज करते हैं, वो ऐसे टेम्परेचर के ऊपर अपने अंदर जो है उनकी जाइलम की जो वेसल्स होती हैं उनको जमा करना शुरू कर देते हैं। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ऐसे हमारे पास पेड़ मौजूद हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास, वो अपनी सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसको जमा करना शुरू कर देते हैं। तो एक वक्त आता है कि वो सेकेंडरी जाइलम जो है, पेड़ जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके कॉर्टेक्स के अंदर फंस जाता है वो, ठीक है, और उसके ऊपर एक और जाइलम निकल जाता है, उसके ऊपर एक और जाइलम निकल जाता है, उसके ऊपर एक और जाइलम निकल जाता है। तो इससे हमारे पास क्या चीज प्रूफ होती है कि हमारे पास ये एनुअल रिंग्स कहलाई जाती है। हर साल में उसके ऊपर एक या दो रिंग्स ऐड होना शुरू हो जाती हैं, और इससे हम पेड़ की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि पेड़ कितने साल पुराना है हमारे पास। Each annual rings consists of two zones, the inner zone of springwood or summerwood having larger vessels and an outer zone of winterwood or autumnwood having smaller vessels. A fairly accurate estimate of age of an old tree can be made by counting the annual rings. Study of the rings of large sample of very old tree can also give clue to the climate of an area. The ring during have been used in archaeological studies. अब हमारे पास जो रिंग होती है उसके अंदर सबसे बाहर वाली जो रिंग होती है उसे हम कहते हैं विंटर वुड या फिर ऑटम वुड, क्योंकि वो बहुत बाहर की तरफ है। और अगर हमारे पास बहुत ही करीब करीब की तरफ वो हमारे पास रिंग मौजूद है तो उस रिंग को हम कहेंगे स्प्रिंग वुड या फिर समर वुड। ठीक है, अगर वो दूर है तो उसको विंटर वुड या फिर ऑटम वुड कहा जाता है। ये चीजें हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट्स। वो तो जो हमने पढ़ा वो था सपोर्ट इन प्लांट्स, के प्लांट्स को सपोर्ट कैसे मिलती है हमारे पास, क्या ऐसे तरीके होते हैं जैसे जिससे प्लांट को हमारे पास सपोर्ट आती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, कि जो भी प्लांट हमारे पास काम कर रहा होता है उसको कोई ना कोई चीज इधर से उधर पहुंचानी होती है। तो वो मूवमेंट प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, सपोर्ट तो हमें समझ आ गया, सपोर्ट किन टिश्यूज के जरिए होती है, मूवमेंट कैसे होती है। Plants movement occur in response to certain stimuli because movement is defined as an action taken by living organs to reduce its irritability produced by stimuli. Stimulus is the change in environment either external or internal which affects the living organism. अच्छा जी, प्लांट्स की जो हमारे पास मूवमेंट होती है नेचर के अंदर, वो प्लांट्स की मूवमेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई होती है। स्टिमुलाई मतलब ऐसी कौन सी चीज है एनवायरनमेंट के अंदर जिस चीज ने उसको प्लांट को स्टिमुलेट किया है मूव करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए। इंसानों का तो यही होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या चीज होती है कि जब उन्हें किसी चीज से खतरा होता है या उन्हें कोई चीज चाहिए होती है या फिर जब उनकी बॉडी ऐसा स्टिमुलस करती है तो वो मूवमेंट की तरफ जाते हैं। वो बैठे बैठे तो मूवमेंट नहीं करते। उसी तरीके से प्लांट्स भी जब इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसा कोई फैक्टर आता है जो प्लांट्स के ऊपर असर करता है तो फिर प्लांट्स आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। दो तरीके की मूवमेंट हमारे पास प्लांट्स के अंदर होती है ऑन बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। बेसिस स्टिमुलाई की बेसिस के ऊपर हमारे पास दो तरीके की मूवमेंट होती है। पहली हमारे पास होती है ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और दूसरी हमारे पास होती है इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि अपने आप हो, अचानक हो और फौरन हो जाए। लेकिन जो हमारे पास दूसरी मूवमेंट होती है इंड्यूस्ड या फिर पैराटोनिक, ये हमारे पास क्या होती है, थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है और इसको इंड्यूस करवाना पड़ता है। मतलब थोड़ी सी मूवमेंट करवानी पड़ती है फिर उसके बाद वो मूवमेंट अपना टेम्पो पकड़ती है और फिर खुद से होती है। तो पहली मूवमेंट की अगर हम बात करें दैट इज ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमारे पास कैसे होती है, मूवमेंट विच अकर्स ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई factors inherent inside the plant body itself are known as autonomic or spontaneous movements. Autonomic movements are following types. अच्छा, ऑटोनॉमिक मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद और ओ सॉरी प्लांट्स की बॉडी क्या करती है, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर मौजूद ऑर्गन्स और कंपाउंड से पाए जाने वाली जो इंटरनल स्टिमुलाई होता है, उन ऑर्गन से, उन चीजों से, उन कंपाउंड से जो इंटरनल स्टिमुलाई मिल रहा है प्लांट की बॉडी को, तो उससे हमारे पास जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, क्योंकि प्लांट के अंदर से वो इंटरनल स्टिमुलाई आ रहा है और फिर वो कोई मूवमेंट करता है। ये चीज हमारे पास हो गई। ऑटोनॉमिक मूवमेंट आर द फॉलोइंग टाइप्स। कुछ टाइप्स की हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट मौजूद है। पहली है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। Advantageous changes in the form and shape of plants or plant organs due to the difference in the ratio of growth of different parts are called growth and curvature movement. These movements are due to unequal growth on two sides of plant organs like stem, root, tendrils, buds, leaves, etc. अच्छा,
पहली एग्जांपल हमारे पास है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट हमारे पास कैसी होगी कि किसी चीज का साइज और शेप चेंज करना, यानी स्पेसिफिकली अगर इधर की बात करें तो प्लांट्स का साइज और शेप कर साइज और शेप चेंज करना, वो हमारे पास ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहलाया जाता है। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हमारे पास एक पौधा निकल रहा था जिसके अंदर 2 फूल बनने वाले थे। तो एक फूल वाली साइड जो थी वो थोड़ी सी लटक के रह गई हमारे पास, और एक फूल वाली साइड सीधी रही बिल्कुल। तो हमारे पास जो फूल अच्छा वाला बना वो कौन सा फूल था? जो कि स्ट्रेट खड़ा रहा। और जो नीचे गिर गया फूल, उस फूल का क्या हुआ? वो फूल खत्म हो गया या फिर बर्बाद हो गया। ये हमारे पास ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी कभी कोई फल फ्रूट देखे होंगे कि वो फल फ्रूट अपने वेट की वजह से दूसरी तरफ को गिर जाते हैं और वहां पे वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास कनेक्शन तो नहीं टूटा, कनेक्शन वही का वही है। बस हुआ क्या हमारे पास कि वो उनके वेट की वजह से वो कहीं और ग्रो होना शुरू हो गए, तो उनके ग्रोथ और कर्वेचर के ऊपर इफेक्ट आ गया। पहली चीज हमारे पास क्या होती है? न्यूटेशन की। द ग्रोथ इन द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस इन अ zigzag manner due to an alternate change in growth rate opposite side of the apex. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? बिलीव ग्रोथ एंड मूवमेंट वापस से रिपीट करेगा। बेटा ग्रोथ एंड मूवमेंट हमारे पास ये चीज होती है कि कोई भी प्लांट जो हमारे पास होता है वो नॉर्मली तो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा आपने देखा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पौधा हो, उस पौधे में 2 फल निकल ले हो। एक फल तो आपका जैसे कि निकलना चाहिए वैसे ही निकल रहा है, दूसरा फल जो है वो क्या है, एक साइड पे झुकना शुरू हो गया आपके पास। अपने वेट की वजह से वो फल थोड़ा सा झुकना शुरू हो गया। इस चीज से होगा क्या हमारे पास? जो फल ग्रो होना शुरू होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ग्रो होते होते वो उसी पोजीशन में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, वो फल वापस से सीधा नहीं होगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई छोटा सा पौधा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मनी प्लांट है। मनी प्लांट आपने देखा होगा जिसकी बेलें होती हैं जो कि ऊपर तक चढ़ता है आपके पास। तो मनी प्लांट अगर आपके पास जब पौधा होता है तो आप उसको उगाते हैं, आप क्या करते हैं? उसकी टहनियों को लेके, उसकी जो टहनियां तो नहीं होती, उसके जो ब्रांचेस होती हैं, उसकी ब्रांचेस को लेके जगह जगह पे उसको फैला देते हैं ताकि वो और फैलना शुरू होगा। ये हमारे पास क्या चीज होती है? ये हमारे पास ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट होती है। हमने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया और फिर वो ग्रो कर रहा है और साइज बड़ा कर रहा है अपना, तो ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर आ जाती है बात। म्यूटेशन हमारे पास क्या चीज हुई? द ग्रोथ ऑफ द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस इन अ zigzag मैनर ड्यू टू एन alternate change in the growth rate of the opposite side. A nutation movement may be circummutation when apex makes rotational growth around its long axis. Movement of climber around the rope as found in railway creeper. अच्छा, म्यूटेशन हमारे पास क्या चीज होती है कि जो यंग स्टेम होती है, जो नया नया अभी हमारे पास पौधा होता है, उसकी स्टेम जो होती है वो कैसे ग्रो करती है? एक zigzag मैनर के अंदर ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ग्रोथ रेट होती है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर होती है एपेक्स की। तो ये हमारे पास क्या चीज होना शुरू हो जाती है? ये हमारे पास उस तरीके से ग्रो करना शुरू हो जाता है, ये हमारे पास zigzag मैनर में ग्रो होता है। A nutation movement may be circummutation when apex makes rotational growth because it is long because of its long axis. अच्छा, हमारे पास जो न्यूटेशन होती है, ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है? ये सर्कम्युटेशन हमारे पास होती है। ये हमारे पास कब होती है? जब हमारा एपेक्स जो होता है वो एक रोटेशनल ग्रोथ कर रहा होता है सारे प्लांट्स की। तो उसके बाद हमारे पास वहां पे पाई जाने वाली जो होती है उसे हम न्यूटेशन कहते हैं, यानी उसे सर्कमटेशन भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या चीज होती है? मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन. Opening of the petals and circulately coiled leaves of fern are good examples of nastic movement. When movement occurs due to faster growth on the upper side of the oxygen is known as epinastic movement, and when it occurs due to faster growth on lower surface of the growth organ, it is called known as hyponastic movement. अच्छा जी, नेस्टिक मूवमेंट हमारे पास होती क्या है कि हमारे पास अगर 2 चीजें हैं, हमारे पास एक ही प्लांट है और उसके अंदर 2 फूल हैं जो कि अभी खिले नहीं है। तो एक फूल जो था वो हमने एक बंदे के सामने रखा और दूसरा फूल हमने दूसरे बंदे के सामने रखा। तो हमारे पास जो बाहर की तरफ फूल था जिसको सनलाइट मिल रही थी, उस फूल ने क्या किया? जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी वो हमारे पास फ्री हो गया, ठीक है। वो फूल हमारे पास खिल गया आसानी से, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके वो फूल जल्दी से खिल गया हमारे पास, एज कम्पेयर टू उस फूल के जिसके पास सनलाइट शो नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ा आराम से हमारे पास खिलेगा। तो
तो ये हमारे पास नास्टिक मूवमेंट कहलाई जाती है। ये हमारे पास क्या होती है कि किसी को फेवर देके आपने क्या किया, वहां पे उसका फायदा हो गया आपके पास, ठीक है। ग्रोथ रेट के ऊपर असर पड़ा दो अपोजिट साइड ऑफ प्लांट्स के अंदर आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फास्टर ग्रोथ रेट हो रही है अपर साइड ऑफ ऑर्गन की वजह से, कोई आपका ऑर्गन है और वहां पे ग्रोथ रेट हो रही है उसके अपर साइड की वजह से, तो हमारे पास वो एपिनेस्टिक मूवमेंट कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लीफ है, अगर लीफ के सरफेस की वजह से ग्रोथ हो रही है तो वो एपिनेस्टिक मूवमेंट कहलाया जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी ऑर्गन के नीचे वाले सरफेस की वजह से ग्रोथ हो रही है तो वो हमारे पास कहलाया जाएगा हाइपोनेस्टिक। उसके अंदर भी लीफ की एग्जांपल आती है। अगर लीफ हमारे पास सिर्फ नीचे वाले लेयर के ऊपर काम करना शुरू करे तो हमारे पास क्या चीज हो जाती है, वहां से अगर सिर्फ हमारे पास काम हो रहा हो नीचे वाली लेयर के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीफ की ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो सही, लेकिन वो नीचे होने की वजह से बढ़ रही है तो वो हाइपोनेस्टिक मूवमेंट कहलाई जाएगी। तीसरी हमारे पास होती है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी एंड साइज ऑफ द सेल एज रिजल्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर, कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। वाटर के गेन और लॉस की वजह से हमारे पास जो मूवमेंट होती है सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर, उसे हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट।